मियाँ और बीवी में किसी न किसी बात को लेकर विवाद चलता रहता था। विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया था कि बात तलाक तक पहुँच गई थी। कोर्ट में इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है तो फैसला सुनाया जाता है कि उनके 2 बेटे होते हैं। एक बेटा जो है माँ के हिस्से में जाएगा और जो एक बेटा है वो अपने उसके पति के हिस्से में जाएगा। पति अपने बेटे को लेकर सहारनपुर पहुँच जाती है और पति अपने बेटे के साथ रहकर अपना काम करना शुरू कर देता है। बस यही से कत्ल की इबारत लिखी जाएगी। इस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1-2 नहीं 5 कत्ल हो जाते हैं। 6वां कत्ल जब होने वाला था उसकी तैयारी चल रही थी तो उस वक़्त जिसका कत्ल होने वाला था वह छोटा-सा बच्चा होता है। जिसका कत्ल होने वाला था वो एक छोटा-सा बच्चा होता है। जब उसको मारने जाता है तो वो बोलता है कि मैं तो आपका भांजा लगता हूँ, तो आप मुझे क्यों मार रहे हो? आप वैसे भी आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, तो आप मेरे को क्यों मार रहे हो? बस कातिल को तरस आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है, उसका कत्ल नहीं करता है। और कुछ दिन बीत जाते हैं जब अदालत तक बात पहुँचती है और अदालत के सामने खड़े होकर वही छोटा-सा बालक गवाही देता है, पूरी कहानी सुनाता है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग ये यकीन नहीं कर पाते कि कत्ल की यह वजह बन सकती है। नमस्कार, मैं ईशु। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का चकराता रोड पर आदर्श नगर कॉलोनी बात कर रही हूँ 24 अक्टूबर 2014 की। सुबह लगभग साढ़े 9 बजे के आसपास घर की नौकरानी जिसका नाम राजी होता है, राजी सुबह साढ़े 9 बजे के आसपास दरवाजा खोलने के लिए घंटी बजा रही थी। बार-बार घंटी बजाया जा रही थी लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वह परेशान होती है, फिर आवाज़ लगाती है, कभी मालिक को, कभी मालकिन को, ऐसे उन सबको आवाज़ लगाती, कभी दीदी को आवाज़ लगा रही थी लेकिन घर में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, अंदर से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। उसने कई बार दरवाज़ा पीटने की कोशिश की, आखिरकार दरवाज़ा खुलता नहीं है लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि आज काम नहीं करना है, आप घर चले जाओ। रात दिवाली का पर्व मनाया था, सब लोगों ने, पूरा देश दिवाली मना रहा था। हो सकता है उसने सोचा कि शायद सो रहे हों, ज़्यादा देर तक जागे हों, इसलिए वो यहाँ से हटती है। लेकिन कुछ उसको अटपटा सा लगता है, जो राजी होती है, थोड़ा परेशान हो जाती है, सोचती है कि ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, अब से पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वैसे भी मालकिन के मालिक के उस परिवार का वालों का होता है, भाई का होता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। उधर से अजित सिंह निकलते हैं। अजित सिंह कहते हैं, जो उनके पड़ोस में होते हैं, जिनके घर में वो काम करती थी, उसके पड़ोस में जो रहते हैं, तो नौकरानी उसके पड़ोस में जाके उनके दरवाज़ा खटखटाती है और अजित सिंह गेट खोलते हैं। अजित सिंह बोलते हैं कि राजी तुम्हारे यहाँ पे दर्शन कैसे हुए, दस्तक कैसे दिए तुमने? तो वो बोलती है कि बाबूजी आपके जो भैया का मकान है, मैंने कई बार खुलवाने की कोशिश की लेकिन मकान खुल ही नहीं रहा है, करूँ तो क्या करूँ? तब वो कहते हैं कि बेटा परेशान मत होइए, मैं प्रीत को के साथ भेजता हूँ। प्रीत को आवाज़ लगाते हैं, प्रीत जो उनकी बहू होती है वो जाती है और बार-बार वो भी आवाज़ लगाती है, बेल बजाती है, घंटी बजाती है और अंदर से वही बात है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। आखिरकार जब काफ़ी देर हो जाती है तो सब चलता रहता है, दरवाज़ा यानी कि गेट खुल जाता है और जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर जाकर प्रवेश करते ही घर की जो स्थिति देखते हैं, उसको लगती है वो जितनी ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, इतनी ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, उसके जो पिता होते हैं अजित सिंह, उनके पास एक बात पहुँचती है। वह दौड़ते हुए आकर जो दृश्य देखते हैं, वह देखने के बाद सबकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर यह सब कैसे हो गया, किसने किया और क्यों किया? घर के अंदर का ये जो दृश्य देखने के बाद उनकी चीख निकलती है। उसके बाद जो आस-पास के लोग होते हैं वो आना शुरू कर देते हैं और आना शुरू हो जाते हैं और आधे घंटे के अंतराल में देहरादून की पुलिस फ़ोर्स वहाँ पर जुट जाती है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले होते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं, मीडिया कर्मी तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, देखने के लिए कि आखिरकार बात क्या है। बात एक कमरे में के अंदर जब पुलिस प्रवेश कर रही थी तो उसके अंदर जाकर देखते हैं तो जय सिंह, जिनकी उम्र लगभग 60 साल के करीब होती है, कुलवंत कौर होता है। उनकी पत्नी जिनका नाम कुलवंत कौर होता है, जिनकी उम्र 55 साल के आसपास होती है। उन दोनों की लाशें खून से लथपथ हुई थी, एकदम जैसे
खून से नहाई हुई हो, ऐसे उनका पूरा हो रखा था हाल। कमरे का ऐसे कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर ब्लड फैला नहीं हुआ था, और सब कहीं पे ब्लड फैला हुआ था। दूसरा कमरा देखा जाता है और उसको खोला जाता है, तो वहाँ पर जो उनकी बेटी होती है जय सिंह की, जिसका नाम हरजीत कौर होता है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, 30 साल के आसपास होती है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। उसकी बेटी होती है 3 साल की, जिसका नाम सुखमनी होता है। सुखमनी की भी लाश पड़ी हुई, यानी कि घर के अंदर 4 सदस्यों की मौत हो चुकी है, मारे जा चुके हैं। तभी याद आता है कि हरजीत कौर, जिसकी क्या डिलीवरी होने वाली थी, यानी कि 25 अक्टूबर 2014 को उसकी डिलीवरी का टाइम मिला था। उसे 9 महीने पूरे हो गए थे, क्योंकि 9 महीने उसके पूरे हो रहे थे, क्योंकि दीपावली के तुरंत बाद उन्होंने टाइम जो लिया होता है, बस इतना था। जब जाकर देखते हुए प्रेग्नेंट लड़की वह भी मर चुकी थी। उसकी एक बेटी मर चुकी थी। अब उसके बेटे यानी कि कमलजीत को ढूंढना शुरू कर देते हैं। घर का जो छठवां सदस्य होता है, वह कमलजीत को ढूंढते हैं। एक कोने में वो सुबक रहा है, डर रहा है। उसके जैसे क्या पूरा का पूरा सीना, पूरा का पूरा दृश्य उसकी आंखों में तैर रहा था। जब उसको पुचकारा जाता है, उसको पानी पिलाया जाता है, उसको सीने से लगाया जाता है, तो उससे पूछने की कोशिश की जाती है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, और बताने की कोशिश करता है, जैसे वो लड़का बताने की कोशिश करता है। जो जितने लोगों ने भी सुना, जिसने भी सुना इस पूरी घटनाक्रम को, इस कहानी को, सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इस घर का एक और सदस्य है, जिसका नाम हरप्रीत है, और हरप्रीत की कहानी दरअसल कुछ इस तरह शुरू होती है कि पहली पत्नी का बेटा होता है, उसकी माँ, जिसका नाम अनीता होता है। अनीता से यानी कि जय सिंह का विवाद चल रहा था। दोनों का मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में पहुंचता है, तो इनके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम हरमीत होता है और दूसरे का नाम पारस होता है। कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जो पारस है वह अपनी माँ के साथ रहेगा, जो हरमीत है वो अपने पिता के साथ रहेगा, यानी कि जय सिंह के साथ रहेगा। वो होर्डिंग का अपना बड़ा कारोबार होता है। अब बात होती है, ये जो घटनाक्रम के वो 23-24 अक्टूबर 2014 की उस रात का है, जब पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था। इस परिवार ने भी पर्व मनाया दिवाली का। उसके बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और जो हरमित की आँख खुलती है लगभग 12 बजे के आसपास। उसने एक दिन पहले ही एक व्यक्ति के पास अंसारी रोड पर बाहर जाने के बाद एक चाकू लेता है, और चाकी को जबरदस्ती वो कहता है कि इसको जितनी तेज धार लगा सकते हो उतनी तेज धार लगाओ। वो बार-बार चाकू पर धार लगाना शुरू कर देते हैं। पूछते हैं कि क्यों करवा रहे हो? क्या बात है? कहता है जितना तुमसे कहा जा रहा है तुम उतना काम करो। चाकू पे बहुत तेज धार लगवाता है। उसकी बात बखर जाती है। रात के लगभग 12 बजे के आसपास का वो उसी घर का सदस्य होता है। उसी घर के अंदर वो रह रहा है, लेकिन घर के अंदर जो सदस्य हैं, अब उसकी सगे नहीं है, सगा भाई और माँ सगी वो से दूर, यानी कि सहारनपुर रहना चले जाते हैं। वो अपने पिता के साथ रहता है। पिता शायद उसको उतना प्यार नहीं दे पाया, या फिर उसके मन में कोई वजह चल रही थी। 23-24 अक्टूबर की रात लगभग 12 बजे के आसपास सबसे पहले वो अपने पिता के कमरे में जाता है, और पिता के कमरे में जाता है वो गुस्से से लाल पीला अपने पिता पर तब तक बात करता है, तब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते। जब सौतेली माँ बीच में बचाने आती है, तो चीख सुन के जब वो जागती है, तो उससे अपनी माँ पर भी वार करना शुरू कर देता है। पिता को उसने 29 बार चाकू मारा, और उसने अपनी सौतेली माँ को 27 बार चाकू मारा। ये साथ ही जब उसका दिल यहाँ से नहीं भरता है, तो वह पहुँचता है दूसरे कमरे में, जहाँ उसकी गर्भवती बहन होती है, प्रेग्नेंट उसकी एक सिस्टर होती है, तो उसके कमरे में जाता है। उसके पास पहुँचते ही उसको संभालने का अवसर ही नहीं देता, मौका ही नहीं देता, और वह जाते ही उसके सीने में, उसके शरीर में अलग-अलग हिस्सों पे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 20-20 बार चाकू मारता है। इसके बाद उसकी जो भांजी वहाँ पास लेटी हुई है, उसकी भी आँखें खुल जाती हैं, और भांजा भी जाग जाता है। अपनी भांजी को 11 बार चाकू मारता है। अब नंबर आता है उसके भांजे का, कमलजीत का।
कमलजीत के पास अब वो जाता है तो उसके जैसे ही चाकू मारता है तो उस बच्चे के हाथ में लग जाता है। उसके बाद बालक को बेचैन हो जाता है, बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पेट में भी लग जाता है। यानी कि इतनी गंभीर रूप वो घायल नहीं हुआ था वो, मामूली रूप से वो घायल हो जाता है क्योंकि बचने की कोशिश उसने वो लगातार कर रहा था। तभी वो 6 साल का बालक उसने अपने मामा से कहते हैं कि मामा जो मैं तुम्हारा भांजा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे क्यों मार रहे हो? जैसे ही ये कमलजीत ये बात अपने मुँह से शब्द किसी बोला जाता है तो मामा ये बात सुनता है तो 22 साल का उसका मामा होता है, उसको तरस आ जाता है। उसकी बात का जब वो ये बात बोलता है उसको और उसके मामा उस पे तरस खा के उसको छोड़ देते हैं। अब रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक उसने घटनाक्रम को पूरा अंजाम दे देता है। आराम से अपने भांजे के साथ बैठा रहता है, भांजे को हिलने की अनुमति उसने नहीं दी थी। रात वैसे जाकर निकाल देता है और अपने भांजे को भी जगा कर ही रखता है। सुबह 9:30 बजे नौकरानी आती है, दरवाज़ा रोज़ की तरह नौकरानी आती है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। तो भांजे ने सब उठने की कोशिश की, जाने की कोशिश की, तो उसके मामा ने वो बैठा लेता है, उसका मामा उसको रोक लेता है। उस 6 साल के बच्चे का जो मामा होता है वो बोलते हैं कि तुम यहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रहोगे, यहाँ ही मेरे पास ही बैठोगे। उसके बाद फिर वह पड़ोस में जाती है यानी कि जो उसके चाचा होते हैं, अजीत सिंह के पास जाते हैं। अजीत सिंह के पास जाने के बाद पूरी जो कहानी है वो बताती है, समझ में आती है उसको, फिर वो बताई जाती है, फिर जाकर यह पूरा भेद खुल जाता है। पुलिस ने उस लड़के को उसी घर से गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह भागता नहीं था, उसी घर के अंदर रहता। उसके पास जो भी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद उसी दौरान उसकी हरकतें करना शुरू कर दिया, जैसे कि मानसिक रूप से वह दिवालिया हो, पागल हो, बिल्कुल इसी तरह वो हरकत शुरू कर देता है। बुरी तरह से ये हरकत करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो सचमुच में पागल हो। उसके बाद फिर 3 साल तक उसने इस केस को सिर्फ़ इसलिए खींचा इस केस को इसीलिए खींचा जब भी कोई पुलिस वाला, जब भी कोई अधिकारी, जब भी कोई बात करने की कोशिश करता हो तो वह सबसे हर यह कहता था कि मैं तो पागल हूँ और मैं तो पागलपन में ही उसे कुछ ना कुछ हो गया। मैं ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बोलता है। जब ये अदालत तक बात पहुँचती है, अदालत में जब केस लड़ने की बात आती है, तो कोई भी वकील इस आदमी का केस लड़ने को तैयार नहीं होता है। क्योंकि उसने परिवार के 5 सदस्य की हत्या की थी और हत्या कर देता है और 4 जो मौजूद थे उन 5 सदस्य जो इस धरती पर प्रकट होने वाला था, उसको भी उसके मारकर हत्या कर दी। उसकी क्या गलती थी, उसका क्या कसूर था, कोई भी वकील सामने नहीं आता है। यह सब जो किया गया था वो संपत्ति के लिए किया गया था। एक्चुअली में जो उसकी बहन थी दरअसल वो उसकी बहन रियल उसकी सगी बहन नहीं थी। उसकी दूसरी माँ से पैदा भी नहीं हुई थी, बल्कि चाचा से वह पैदा थी और बचपन में उस बेटी को गोद ले लिया गया था, जिसका नाम हरजीत कौर होता है और जो बचपन में उसे गोद लिया था, उसे घर में बड़े अच्छे सलीके के साथ उसको वहाँ रखा जाता था और पिता का और सौतेली माँ का उसके प्यार भी कुछ ज़्यादा उसको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी संपत्ति उसकी ये बहन ही ले जाए। तो इसीलिए वो गुस्से में रहता था और जब माँ से अलग हुआ, जब वो और भी ज़्यादा गुस्से में रहना शुरू कर देता है, उसने पागलपन की जो अदालत के सामने बात कही थी, अदालत ने इस मामले में जाँच-पड़ताल कराई और जाँच-पड़ताल शुरू कर दी। दिल्ली के एम्स में भेजा गया उसको पता करने के लिए कि सचमुच वो पागल है या नहीं। तो वहाँ से रिपोर्ट एकदम साफ-सुथरी आई और वहाँ पे पता चलता है कि वो पागल नहीं है। उसका इलाज भी वो पागल नहीं है, उस ना ही उसके अंदर 0% 1% भी उसके अंदर लक्षण है पागलपन के। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके 2 बार ऋषिकेश में इलाज कराया जाता है और उसमें देखा जाता है कि क्या है वाक़ई इसके अंदर पागलपन के लक्षण हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है। मामला अदालत में पहुँचता है, अदालत सबूत माँगती है। सबूत सब उसके खिलाफ थे, उसके सारे सबूत उसके खिलाफ थे और उस बालक की जो गवाही थी, बड़ी काम आने वाली गवाही थी, उसके जो पिता थे अरविंद, उसको न्यूज़ीलैंड ले गया। तो न्यूज़ीलैंड ले जाने के बाद पहले उसकी गवाही हो जाती है और गवाही के आधार पर ही उसके दुर्लभ कम से कम कैसे माना गया था, उसको जज साहब ने
कहा था कि ऐसा तो कोई जानवर ही कर सकता है, ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जानवर की श्रेणियों में रखा था तो उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी हो गई थी। इस तरीके की उसके बाद 5 अक्टूबर 2021 को लगभग इस घटनाक्रम के 7 साल के बाद इसमें अदालत का फैसला सुनाई देता है और अदालत कहती है कि इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण निकल जाए। दरअसल इस व्यक्ति को समाज में रहने का, जीने का कोई हक ही नहीं है। ये साथ ही इस घर में 1 लाख का जुर्माना भी इसके ऊपर लगा दिया जाता है। और क्योंकि इसने अपने जो बहन थी उसके जो बेटा होता है उसके पेट में, वो प्रेग्नेंट होती है, तो जो भी उसके पेट में बच्चा होता है उसको मारने के अपराध में उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। तो दोस्तों, जाते-जाते आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।